So we will go ahead with basics of electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का स्टार्ट करने से पहले जो जो रिक्वायर्ड है वो हमको पहले रिवाइज करना है। तो जो हमने 11 में किया था वो हमने ऑलरेडी उसका कुछ पार्ट इन द लास्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जस्ट टू क्रॉस चेक इफ यू स्टिल रिमेम्बर, so can you tell me what is the force acting between these two point charges which are separated by a distance of r? 1/4 pi epsilon 0 by r square. Very good. And remember यहाँ पे epsilon 0 तब लिखते हैं जब सराउंडिंग स्पेस में there is air और वैक्यूम। अगर कोई और मीडियम होगा तो मल्टीप्लाई बाय k, where k is dielectric constant q1 q2 by r square. Now if I ask you what is the force on charge 1 due to charge 2, डायरेक्शन क्या था? 2 to 1, r to 1 cap. What is the force acting on charge 2 due to 1? 2 by r square r. Very good. Now if I ask you what is electric field due to a positive charge? 1/4 pi epsilon 0 q by r square. या फिर अगर आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, राइट? तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन एट अ पॉइंट। देन इफ आई आस्क यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अगर आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने डिफाइन कैसे किया था? हमने लिया था एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, then we have taken one negative charge minus q, ये था प्लस q चार्ज, ये था माइनस q चार्ज। हमने लिया था एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज? +1 कूलम। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, एंड इट विल फॉलो सम पाथ। तो ये जिस पाथ के अलोंग मूव होगा उस पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर समथिंग लाइक दिस। देन वी हैव सीन इन डिटेल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला तो प्रॉपर्टी यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। दूसरा they never intersect each other. तीसरा, they start and end at a conductor normal to it. ये तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी था, जहां पे ज्यादा क्राउडेड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी ज्यादा है। So electric field intensity is more where the field lines are crowded. तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे थ्रू गिवन एरिया, and if more electric field lines are passing through a given area, मतलब electric field intensity is also more, and जहाँ पे electric field lines कम है वहाँ पे less number of field lines pass through a given area, मतलब वहाँ पे electric field की intensity भी कम है, right? ये पांच property and other properties are also there which are not really relevant for 12, तो हम discuss नहीं करेंगे। Then जो रह गया अब रिवाइज करना, हम पहले वो कंप्लीट करेंगे। सो देयर आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप वी हैव नॉट डिस्कस दिस, आई डोंट रिमेम्बर, एनीवेज किया भी होगा तो वापस एक बार रिपीट हो जाएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? वेल, सेम एवरीवेयर। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही होता है सेम एवरीवेयर। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक पॉइंट लेता हूँ सम पॉइंट ए, और मैं अगर इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करता हूँ, आई गेट सम वैल्यू एंड सम डायरेक्शन। देन टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पॉजिटिव से। कहाँ पे एंड हुआ? नेगेटिव पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
राइट। तो जस्ट टू नो, लेट अस से मेरे पास एक रीजन है, यहाँ पे इस रीजन में देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई एम मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। मुझे एक वैल्यू मिली और एक डायरेक्शन मिला, फिर मैं दूसरे पॉइंट पे बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहा हूँ, तो बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एंड डायरेक्शन सेम है। मैं सी पॉइंट पे मेजर कर रहा हूँ, मैं डी पॉइंट पे मेजर कर रहा हूँ, आई एम मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड व्हाट आई सी इज इन सब के सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मतलब उसकी वैल्यू और डायरेक्शन सेम है। तो सच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बहुत काम में आने वाला है आगे जाके, तो यू नीड टू नो दिस। देन टाइप नंबर 2 इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 अलग अलग मतलब हो सकते हैं। नंबर 1, मैंने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया, ए पॉइंट पे मुझे ए पॉइंट पे कुछ वैल्यू मिली और एक डायरेक्शन, then I am measuring electric field at some point B. What I see is direction is same but magnitude is less. So magnitude is different but direction is same. Maybe मैंने तीसरा पॉइंट लिया C पॉइंट एंड एट दिस C पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है बट डायरेक्शन इज स्टिल द सेम। तो इन दिस केस डायरेक्शन सेम है but magnitude is different. So such an electric field is called as non-uniform electric field. ऐसा भी हो सकता था A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे, all these points you have same value of electric field, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इट इज सेम। तो A पॉइंट पे फील्ड फाइंड किया या फिर B पे या फिर C पे, मैग्नीट्यूड इज द सेम, सिर्फ डायरेक्शन इज नॉट द सेम। मतलब ऐसा हो सकता है कि बी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन सेम नहीं मिल रहा है, मे बी समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड देन यू आर मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम अदर पॉइंट, तो वापस से वही केस, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। तो ऐसा हो सकता है मे बी यू आर मेजरिंग इट एट सम पॉइंट सी और सी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम आया बट डायरेक्शन और भी डिफरेंट हो गया, तो यू मे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस। So such electric field is called as non-uniform electric field. So non-uniform electric field can be because of different magnitude or it can be because of different direction, right? या दोनों भी अलग हो सकते हैं। तो you may also have some point A जहाँ पे electric field का magnitude and direction you have some value, you have another point B जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, मे बी यू कैन हैव सच अ फील्ड। सी पॉइंट पे अगेन यू हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसको भी हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम गोज विद मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। तो थोड़ा सा ये वर्ड मिंगल होने वाले हैं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेना। तो ऐसा हो सकता है, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यू में है क्या क्या अलग हो सकता है, ईदर मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट और डायरेक्शन इज डिफरेंट और बोथ आर डिफरेंट। वेरी गुड। तीसरा टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियल फील्ड। अब रेडियल फील्ड दो टाइप के होते हैं, एक है रेडियली आउटवर्ड्स, एक है रेडियली इनवर्ड्स। तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ये कब होता है ये समझना भी जरूरी है। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड तब होता है जब चार्ज आइसोलेटेड हो, सिंगल चार्ज हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो आई डू नॉट हैव एनी नेगेटिव चार्ज। तो इन दैट केस आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा इन ऑल द डायरेक्शंस। तो यू विल हैव electric field which is directed away in all directions, right? So this is what you will get. अब अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो एज आई टोल्ड यू, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस इतना ही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, टुवर्ड्स।
So that is the only difference. If you have a positive charge, it is directed away. इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, राइट? और अगर नेगेटिव होगा तो सिर्फ एरो को अंदर की तरफ दिखा देना, रेडियली इनवर्ड्स. इज दिस क्लियर? गुड. तो गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो हमने 11th में ऑलरेडी देखा है, और इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, कम से कम जो 11वीं में यहाँ पे थे, मैंने बोला था कि ये जो टॉपिक है ये मैं डायरेक्टली 12th में बताऊंगा. दैट इज बेसिकली चार्ज डेंसिटी. तो बहुत सिंपल टॉपिक है. इट इज जस्ट अ फ्यू लाइंस. बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? हाँ, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन लेंथ. तो सबसे पहले तो दो टाइप के डेंसिटी होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेंसिटीज. एक होता है नंबर डेंसिटी, एक होता है मास डेंसिटी. तो डेंसिटी इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दोनों का डिफरेंस समझ लो, इजी है. इट इज रियली रियली इजी थिंग. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? जब मैं नंबर डेंसिटी की बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर पर यूनिट लेंथ, या फिर पर यूनिट एरिया, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी. हाउ मेनी नंबर पर यूनिट लेंथ मतलब 1 अपॉन लेंथ के डायमेंशन, मतलब 1 अपॉन मीटर, मतलब डायमेंशन इज l/-1. मैंने पूछा हाउ मेनी नंबर पर यूनिट एरिया. फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है. इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने कुछ पार्टिकल डाल दिए. 1 मीटर में कितने पार्टिकल? दैट इज नंबर पर यूनिट लेंथ. इसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी. फिर हमारा जो क्लासरूम है, आप सरफेस पे बैठे हो, यू आर नॉट ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम, यू आर ऑक्यूपाइंग एरिया, सरफेस. तो मेरे पास एक सरफेस था, फॉर एग्जांपल ऐसा एक सरफेस है. इस सरफेस पे देयर आर सम पार्टिकल्स, और मुझे ये पता करना है कि हर मीटर स्क्वायर में, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. तो हम उसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी. लेकिन कौन सा डेंसिटी? नंबर डेंसिटी. तो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर पर यूनिट एरिया, मतलब 1 अपॉन लेंथ स्क्वायर. तो डायमेंशन क्या आएंगे? l/-2. जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो वो यही होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल लिव पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अ सिटी. तो दैट इज व्हाई वी से दैट मुंबई का डेंसिटी हमसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यू हैव लैक्स ऑफ पीपल लिविंग, वेयर एज हमारे सिटी में देयर आर फ्यू थाउजेंड पीपल. तो ये डिफरेंस अच्छे से समझ लो. इसी आइडिया को अगर एक्सटेंड करोगे तो पहले था एक लाइन में 1 मीटर में कितना नंबर डेंसिटी, दैट इज लीनियर डेंसिटी. देन एक यूनिट एरिया में कितना नंबर, दैट इज सरफेस डेंसिटी, राइट? अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं अगर आगे एक्सटेंड करता हूं, मैं इसको क्यूब बना लेता हूं. आई विल मेक इट सम वॉल्यूम, लेट अस से आई कन्वर्ट इट इनटू सम वॉल्यूम. आप समझ लेना, इट इज नॉट रियली अ क्यूब, बट दैट्स ओके, डजंट मैटर. द आइडिया इज कि 3 डायमेंशनल होना चाहिए, दैट्स इट. तो ये 3D दिखना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग, राइट? तो फाइन. इमेजिनेशन कैन टेक यू टू प्लेसेस वेयर यू कैन नॉट गो. तो इमेजिन कर लो कि ये कुछ 3D स्ट्रक्चर है. आई एम टू लेजी टू ड्रॉ इट अगेन, तो मैं वापस तो ड्रॉ नहीं करने वाला. दिस इज समथिंग यू लर्न इन स्कूल. तो हमारे पास ऐसा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर यू हैव सम पार्टिकल्स. इसका कुछ वॉल्यूम होगा, मे बी 10 मीटर क्यूब. इसमें देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मुझे पता करना है हर 1 मीटर क्यूब में, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. तो मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन एल क्यूब. तो यूनिट क्या आएगा? 1 अपॉन यूनिट पर मीटर क्यूब, 1 अपॉन मीटर क्यूब. डायमेंशन क्या आएगा? l/-3. गुड. अब इस नंबर डेंसिटी को आप चार्ज डेंसिटी भी बना सकते हो. तो व्हाट यू कैन से इज, आई कैन टॉक अबाउट, मेरे पास एक वायर है, मान लो इसका लेंथ 10 मीटर है, और इस पे टोटल चार्ज इमेजिन इट इज 20 कूलम. तो आई वांट टू नो कि हर एक मीटर में कितना चार्ज.
कूलम पर, हाउ मेनी कूलम पर मीटर, 2। आप क्या करोगे, Q को L से डिवाइड करोगे। तो जब आप ये देखते हो कि यूनिट लेंथ में मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज, उसको आप बोलते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर क्यों, क्योंकि अलोंग द लेंथ था, राइट। मैंने अभी तक मास की बात ही नहीं की, वो दूसरे टाइप में आता है, वो आता है यहाँ पे मास डेंसिटी। डिफरेंस क्या है, मास डेंसिटी में आप बोलते हो कि ये वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है, इसका टोटल मास 20 किलोग्राम है, तो हर एक मीटर में कितना मास, 2 किलोग्राम पर मीटर। वहां पे आप मास मेजर करते हो तो उसको आप बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी, इसको आप बोलोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मासेस की बात करते हैं कि चार्जेस की। तो ये पहले टाइप का आपका डेंसिटी है विच इज बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड यू विल फाइंड दिस इन 11th के नोट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, एक्चुअली सिंपल। तो वो बोलेंगे अगर हमारे पास एक वायर है, कंडक्टर है, क्योंकि चार्जेस जो है वो कंडक्टर पे हो सकते हैं, तो यू हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, उस कंडक्टर पे टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड डिनोटेड बाय लैम्डा। दिस लैम्डा इज नॉट वेवलेंथ, वो वेव में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लैम्डा मतलब कौन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, कूलम पर मीटर, तो इट इज मेजर्ड इन कूलम पर मीटर। सेकेंड टाइप will be surface charge density। surface charge density, तो हमारे पास एक सरफेस है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस पेज, दिस पेज इज 2 डायमेंशनल, मतलब ये सरफेस है, राइट। हमारे पास इस पेज के ऊपर चार्ज है, टोटल चार्ज इज Q, टोटल एरिया इज A। तो पर मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, अगर ये देखना है तो क्या करोगे, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो यू विल डिवाइड चार्ज, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, इसको आप बोलोगे सिग्मा। तो सिग्मा इट इज रिजर्व्ड फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम मेजर करते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर में। सिंपल सिंपल। देन गोइंग टू थर्ड टाइप, that is volume charge density. So volume charge density, how do you define volume charge density? Is again a simple thing. हमारे पास एक वॉल्यूम है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, मेरे पास एक बॉल है यहाँ पे, स्पीयर, और चार्ज इस पूरे स्पीयर में है। तो चार्ज इज फिल्ड एवरीवेयर इनसाइड दिस स्पीयर, और स्पीयर का वॉल्यूम है V, टोटल चार्ज है Q। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नॉट टू कंफ्यूज विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमने टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव किया था, वहां पे रो था बॉल का डेंसिटी। देयर वाज अ मेटालिक बॉल व्हिच वाज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी था सिग्मा और सॉलिड का था रो। तो वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। व्हाट इज यूनिट, कूलम पर मीटर क्यूब। गुड। देन अब इसके आगे व्हाट यू नीड टू नो बिफोर वी कैन स्टार्ट 12th level electrostatics is we have defined something called as electric flux. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पहला ही टॉपिक 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये समझेगा तो वो आएगा इन शॉर्ट। तो इफ यू रिमेंबर, जब हम फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे हियर, तो मैंने बोला था कितने फील्ड लाइंस गिवन एरिया में से पास हो रहे हैं, दैट विल टेल यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, करेक्ट मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं, करेक्ट तो वो करेक्ट ही है, इट्स नॉट रॉन्ग। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes normally, normally मतलब perpendicular to a given area is defined as electric flux। तो हमारे पास एक रीजन था, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो you have electric field lines here. How many electric field lines
पास थ्रू अ गिवन एरिया, तो मैंने एक एरिया ले लिया यहाँ पे, इस रीजन में आई एम कीपिंग सम एरिया ओवर हियर. How many field lines passes through this given area? Normally, मतलब परपेंडिकुलर ही होना चाहिए. Number of electric field lines. Remember, number of electric field lines passing normally through a given area is defined as electric flux. अब ये बाकी लाइंस भी है. इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होता है, मोस्टली कंटिन्यूअस होता है. तो इनफैक्ट यू विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर. तो पूरे के पूरे एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा नॉर्मली, राइट. बट फॉर सिंप्लिसिटी मैं सारे के सारे यहाँ से हटा दूंगा. मैं सिर्फ एक ही लाइन रखने वाला हूँ, जस्ट टू मेक इट लिटिल क्लियर. ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. बाय डेफिनेशन फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया. अब फिजिक्स और मैथ्स में हम कुछ नोटेशन यूज करते हैं, उस नोटेशन को अच्छे से समझ लो. सरफेस है ये, एरिया मतलब सरफेस, तो हम इसको एस लिखेंगे, और क्योंकि ये स्मॉल सरफेस है तो हम इसको डी एस लिखेंगे. तो डी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर स्मॉल वैल्यू, तो दिस इज स्मॉल एरिया, इसलिए डी एस. अब हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है. मे बी इट इज नॉट परपेंडिकुलर, maybe it is like this. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को परपेंडिकुलर है ही नहीं, लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए था? परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, एरिया नॉर्मली इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो 11th में हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स देखा था, तो आपको याद होगा एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय जस्ट अ नंबर, मैग्नीट्यूड ओनली, उसको बोलते हो स्केलर. तो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन हम यहाँ पे एरिया को वेक्टर बनाने वाले हैं, और वेक्टर कैसे बनाएंगे उसको? बाय ड्राइंग अ नॉर्मल टू दिस. हम इस एरिया को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और वो जो डायरेक्शन होगा उसको बोल देंगे ये एरिया का डायरेक्शन है. दिस इज कॉल्ड एज एरिया एलिमेंट. एरिया का डायरेक्शन है ये, राइट. तो हमने इंटेंशनली क्या किया, हमने एरिया को बना दिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड एरिया, इसमें जो एंगल होगा इसको हम बोल देंगे थीटा. बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको चाहिए था कितने फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे. एक कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट. तो ये आएगा आपका कॉस कंपोनेंट, क्योंकि एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट. तो ई कॉस थीटा. फ्लक्स डिफाइन करने के लिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए? ई कॉस थीटा, क्योंकि ई कॉस थीटा क्या है? परपेंडिकुलर है. और ई साइन थीटा इन द प्लेन है. इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द एरिया बट इट इज इन द प्लेन ऑफ एरिया. तो ये हमारे काम का नहीं है तो हम दिखाएंगे नहीं. सिंपल. और मैंने थोड़ा टाइम पहले ही आपको बताया था, इन रियलिटी एक कंपोनेंट नहीं होता है, देयर आर मेनी कंपोनेंट्स. तो यू हैव सो मेनी कंपोनेंट्स हियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ई कॉस थीटा कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट पास नहीं होगा. देयर आर सो मेनी सच कंपोनेंट्स व्हिच आर पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया. तो एक्चुअली पूरे के पूरे एरिया में से कंपोनेंट्स पास होते हैं. तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कॉस कंपोनेंट्स आर पासिंग. तो कितने कंपोनेंट्स पास हो रहे हैं इन टोटल? हाउ डू यू फाइंड आउट टोटल कंपोनेंट्स पासिंग थ्रू दिस एरिया? देखो सिंपल है, वेरी सिंपल. इमेजिन ये एरिया है ds. इमेजिन ds के हर एक पॉइंट से एक फील्ड लाइन निकल रहा है, हर एक पॉइंट से. तो टोटल फील्ड लाइन कितने? इंटीग्रेशन नहीं, मैंने बोला हर एक पॉइंट से. अगर एक पॉइंट से एक ई कॉस थीटा, दो पॉइंट से दो ई कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाइड बाय ds. तो टोटल फील्ड लाइंस passing normally through this area is E cos theta ds. और ये डेफिनेशन किसका था? फ्लक्स का. और फ्लक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? फाई से, करेक्ट. लेकिन ये एरिया क्या है? स्मॉल.
तो फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल, तो क्या लिखेंगे, डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा डी एस। then if you remember, can you tell me what is a bar dot b bar? AB cos theta. So what will be E ds cos theta? E bar dot ds bar. और ये क्या था, ये था फ्लक्स, तो फ्लक्स इज नथिंग बट E bar dot ds bar. But remember, flux through a small surface is E bar dot ds bar. अब ऐसा हो सकता है, और नॉर्मली ऐसा होता है, ये स्मॉल सरफेस था रिमेंबर, तो मैं इसको अभी स्मॉल कर देता हूँ जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग। तो ये एरिया था स्मॉल। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो स्मॉल एरिया है ds, ये एक बड़े एरिया का पार्ट है। तो इट इज पॉसिबल ये जो ds हमने लिया जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इटसेल्फ इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ वेरी बिग सरफेस। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सरफेस था, उसका ये छोटा सा पार्ट था, राइट। तो जब फ्लक्स मतलब जब फील्ड लाइंस निकलेंगे वो सिर्फ ds से पास नहीं होंगे, उसके बाजू में दूसरा ds भी होगा, तो यहाँ से भी फ्लक्स जाएगा, राइट। तो यहाँ से भी फ्लक्स पास होने वाला है। तो व्हाट यू कैन हैव इज यू कैन हैव फ्लक्स थ्रू एवरी ds। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे सरफेस को स्मॉल स्मॉल ds में इमेजिन कर लेते हैं। तो मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, इट इज इंटीग्रेशन ओवर डी फाई। बट डी फाई क्या है, ई बार डॉट डी एस बार। तो दिस इज टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विच इज इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये नहीं समझा होगा तो बता दो, क्योंकि अगला टॉपिक कुछ नहीं समझ में आएगा। इज दिस क्लियर? गुड। तो नाउ वी कैन गो अहेड विथ फर्स्ट टॉपिक। एक्चुअली ये भी फर्स्ट टॉपिक नहीं है 12th का, ये भी आपने 11th में ही देखा है। इफ यू रिमेंबर, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज गॉस लॉ। ये 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज फार एज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस इज कंसर्न सिर्फ इंट्रोड्यूस करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, और 12th में इसके एप्लीकेशंस है। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट statement. So what do you understand by Gauss law? What is Gauss law? Charge is enclosed, okay. Gaussian surface through which okay, somewhat correct. So what you are saying is correct. सिर्फ उसको proper words में लिखना पड़ेगा। तो आइडिया ये रेस, सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज है, सम चार्ज, एक पॉइंट है O जहां पे एक चार्ज है प्लस Q, एक दूसरा पॉइंट है सम अदर पॉइंट P, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज जस्ट अ पॉइंट P। तो मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, चार्ज कहाँ पे है, O पॉइंट पे। चार्ज इज लोकेटेड एट O पॉइंट, विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अवे। तो इट इज डायरेक्टेड अवे, मतलब आउटवर्ड्स यहाँ पे, राइट। तो हम करते क्या है, हमको जिस पॉइंट पे फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वहां पे हम एक सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। फिलहाल हम रैंडम शेप ड्रॉ करेंगे। तो व्हाट वी डू इज, हमारे पास एक चार्ज था जो O पॉइंट पे लोकेटेड था, हमने इस चार्ज को एनक्लोज कर दिया। एनक्लोज करना मतलब क्लोज करना हर एक डायरेक्शन से। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हाफ क्लोज नहीं चलेगा, you will have to enclose it from all direction। तो हमने हर एक डायरेक्शन से एनक्लोज कर दिया। फिलहाल मैंने रैंडम शेप रखा है। तो दिस सरफेस इज ऑफ रैंडम शेप फॉर द टाइम बीइंग, बाद में हम शेप चेंज करेंगे। तो नंबर 1, गॉस लॉ की जब जब बात होगी तब तब चार्ज विल बी कंप्लीटली एनक्लोज। अगर चार्ज एनक्लोज नहीं है तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो, रिमेंबर दिस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो ये जो
पॉइंट चार्ज है, अभी अभी आपने बताया पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे, तो वो हर एक डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ऑल डायरेक्शन गोइंग अवे। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट कर रही है ना, इस सरफेस में से पास हो रहा है। और कैसे पास हो रहा है? नॉर्मली पास हो रहा है। तो अभी अभी हमने क्या बोला? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मल टू इट। तो यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को नॉर्मल भी है, तो इसका मतलब इस सरफेस से क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, या फिर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एक्स बार। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपको ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ चार्ज थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, उस सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो बोलने का मतलब एयर या फिर वैक्यूम। तो अगर आप चाहो तो आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन एप्सिलॉन जीरो की। तो व्हेन दे आर सेइंग एप्सिलॉन जीरो मतलब उन्होंने अज्यूम करके रखा है क्या? सराउंडिंग इज एयर और वैक्यूम। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, एंड आई विल जस्ट रिमूव दिस। इसको मैं रीड्रॉ करने वाला हूँ बाद में, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आपको इसको वर्ड्स में भी लिखना है तो क्या बोलोगे? क्या है ये? इट स्टेट्स दैट फ्लक्स, द फ्लक्स, कहां से फ्लक्स पास हुआ? थ्रू अ क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स of a charge, point charge बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन in general charge is better, of a charge through a closed surface, is equal to charge enclosed, is equal to charge enclosed divided by epsilon zero, divided by परमिटिविटी भी बोल सकते हो, लेकिन आई विल राइट डाउन एप्सिलॉन जीरो। राइट, ये हो गया उसका स्टेटमेंट और ये हो गया उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो मैथमेटिकली यू कैन राइट डाउन फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब जब मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था तो हमने एक ही चार्ज लिया था, हो सकता है दो चार्ज होंगे, तो पहले चार्ज का भी फ्लक्स है और दूसरे चार्ज का भी फ्लक्स है। तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज पे क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2। तीसरा चार्ज होगा तो क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो दैट इज द पावर ऑफ गॉस लॉ। वो एक ही टाइम पे एक साथ एक से ज्यादा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता है। पिछला टॉपिक अगर आप देखोगे, मैंने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलते हो 1/4πε0 Q/r², राइट। वहां पे सिंगल चार्ज था, और गॉस लॉ में एक साथ जितने चार्जेस होंगे सबका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको एट अ गिवन पॉइंट। मुझे अगर एट अ गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, तो हमने क्या किया था? 1/4πε0 Q1/r1² प्लस Q2/r2² प्लस Q3/r3²। यहाँ पे स्ट्रेट अवे डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट में काम हो गया। सिर्फ Q चार्ज एनक्लोज यहाँ पे क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने चार्जेस होंगे उतने। यहाँ तक क्लियर? अब गोइंग लिटिल आउट ऑफ सिलेबस, सिर्फ इसको डिराइव कैसे करते हैं पता होना चाहिए। स्टेट बोर्ड में तो नहीं लगेगा आपको, क्योंकि 12th के सिलेबस में ये सिर्फ स्टेटमेंट लगने वाला है, डायरेक्टली एप्लीकेशन। बट व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन जेईई तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रूव कैसे करते हो। तो प्रूव तो करना पड़ेगा ना इसको, तो कैसे प्रूव करेंगे?
आई विल नॉट राइट डाउन एनी थियरी हियर। तो हम एक चार्ज ले लेंगे प्लस क्यू विच इज लोकेटेड एट सम पॉइंट ओ। देन एक पी पॉइंट है यहाँ पे जिसका डिस्टेंस है चार्ज से आर। हमने एक इमेजिनरी सरफेस ले लिया रैंडम शेप का, राइट, और ये पी पॉइंट उस सरफेस के ऊपर है, राइट, अंदर नहीं है बाहर नहीं, इट इज राइट ऑन द सरफेस पी पॉइंट। देन वी ऑलरेडी नो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है और हमको पता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है अवे। ये आ गया अवे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। देन बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स हम ये देखते हैं कि एक छोटे एरिया से, स्मॉल एरिया से, ds से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो व्हाट वी विल डू इज हम इस P पॉइंट पे एक सरफेस रख देंगे एंड दिस सरफेस रिमेंबर इज अ स्मॉल सरफेस, तो ये ds है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ds को नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर आपको देता है डायरेक्शन ऑफ ds, राइट। इन दोनों में जो एंगल है दैट इज थीटा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया ds, व्हाट इज डेफिनेशन? d phi इक्वल टू e ds, हाँ ठीक है, e bar dot ds bar, okay, that's okay, but this is equal to e ds cos theta, equation number 1. But do you remember what is electric field at a distance r? 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square, equation number 2. ये इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2 you will have d phi equal to e, what is e? 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square ds cos theta. गुड। अब इस स्टेप के आगे जाने से पहले हमको एक साल पीछे जाना पड़ेगा। 11th का चैप्टर नंबर 1, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS, MKS, FPS, SI। SI में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री। वो जो 2 सप्लीमेंट्री थे उसमें से मैंने आपको बताया था, एक है प्लेन एंगल ना, प्लेन एंगल मतलब 2 डायमेंशनल एंगल, मतलब 2 लाइन के बीच का एंगल, इट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल डिनोटेड बाय थीटा, या फिर अगर एंगल स्मॉल होगा तो d थीटा, एंड इट इज मेजर्ड इन रेडियंस। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज नॉट डिग्री बट इट इज रेडियंस, राइट। और एक सप्लीमेंट्री यूनिट था सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब क्या? सॉलिड एंगल मतलब आइसक्रीम सबने खाया होगा, उसमें भी कोन लिया होगा, I don't know what it is called, cornetto or something. Sorry, I don't eat ice cream, so पता नहीं। Some ice cream cone, I don't know. तो यहाँ पे ये शेप होता है कोनिकल। तो ये जो कोन है इसका जो बेस है इट इज सर्कुलर। सर्कुलर मतलब एरिया। 2 डायमेंशनल एंगल में इसको 2D एंगल भी बोलते हैं, एंगल इन अ प्लेन को 2D एंगल भी बोलते हो। तो यहाँ पे एंगल था 2 लाइन के बीच में, और एंगल सबटेंड किसने किया? एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में एक एंगल बनाया है। सबटेंड करना मतलब एंगल बनाना। यहाँ पे किसने एंगल बनाया? एरिया ने। इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको डिनोट करते हैं d ओमेगा और मेजर करते हैं स्टेरेडियंस। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। व्हेन यू लुक एट मून, तो मून एक्चुअली है स्फीयर, लेकिन हमको क्या दिखता है? डिस्क, राइट, क्योंकि इट इज फार अवे तो हमको पूरा स्फीयर तो दिखता नहीं है, वी ओनली सी अ डिस्क। डिस्क मतलब ऑब्वियसली you have moon, let's say it is a full moon day and you are standing on the surface of earth। तो ये जो मून है, ये मून का पूरा एरिया मतलब डिस्क, ये हमारे आंखों पे एक एंगल बनाएगा, राइट। तो रिमेंबर ये जो एंगल बनता है दिस इज अ 3D एंगल,
तो मून सबटेंस which angle, 2D or 3D? 3D, right? This is called a solid angle. And if you remember definition of plane angle and solid angle, अगर आपको याद होगा, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क s है, s या फिर ds, स्मॉल आर्क ds, और ये r है, तो बाय डेफिनेशन ds इक्वल टू r d थीटा, तो d थीटा इज ds बाय r, राइट? तो ds मतलब लेंथ, r मतलब लेंथ, so it is the ratio of arc length upon distance. Similarly, solid angle is the ratio of area upon distance का square, right? Area upon distance का square. Okay. हमारे केस में if you see, ये q जो है, मैं एक काम करता हूँ, इस q को साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पे जो बच गया ds, was it area? Yes. Upon r square, it is different square? Yes. और साथ में कौन है? cos थीटा. तो ये जो है, this is nothing but solid angle. तो ds cos थीटा upon r square ये solid angle का definition है. तो therefore flux d phi is charge upon 4 pi epsilon 0 d omega, right? तो by definition it comes from 11th standard. 11th standard से आपको पता होना चाहिए what is definition of solid angle. तो solid angle d omega, where solid angle d omega is equal to ds cos theta upon r square, correct? तो ये आ गया आपके पास d phi. But remember, ये फ्लक्स कहाँ से है? एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से. लेकिन ऐसे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स तो बाकी जगह पे भी होंगे, और हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास होगा. तो मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन. तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट टू फाइंड आउट टोटल फ्लक्स. देयरफॉर टोटल फ्लक्स phi is given by flux phi is equal to integration over all the small fluxes d phi. But what is d phi? Q upon 4 pi epsilon 0 d omega. That is Q upon 4 pi epsilon 0 d omega. Q is constant. हमने चार्ज चेंज किया क्या? नहीं. 1 upon 4 pi epsilon 0 तो वैसे भी कांस्टेंट था. तो कांस्टेंट का जगह इंटीग्रेशन के बाहर होता है. You have to keep it outside integration d omega. अब याद रखना, जब भी आपने हर डायरेक्शन से एनक्लोज कर दिया, राइट, तो ये जो एक छोटा एलिमेंट था ds, इसने कितना एंगल बनाया? d ओमेगा. ऐसा ही एक एलिमेंट उसके बाजू में भी होगा, वो कितना बनाएगा? d ओमेगा. और एक होगा उसके बाजू में, कितना बनाएगा? d ओमेगा. तो जब आप टोटल सॉलिड एंगल देखते हो, उसकी वैल्यू हमेशा 4 पाई आती है. इट इज ऑलवेज 4 पाई. तो यू शुड नो दिस. Integration over all the solid angle normally turns out to be 4 pi for a sphere. For a sphere क्यों बोल रहा हूँ? चार्ज क्या है? पॉइंट. पॉइंट कैसा दिखता है? स्फीयर जैसा. तो जो सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, इसका शेप क्या होना चाहिए? आइडियली स्फीयर. तो जिस शेप का कंडक्टर हो, उसी शेप का सरफेस होना चाहिए. तो यहाँ पे ये बनता है 4 पाई. नाउ पुट 4 पाई हियर. तो फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 pi epsilon 0 into 4 pi. 4 pi cancel. तो आपको क्या मिल गया? Q upon epsilon 0. But what is phi? Flux. What is Q? Charge enclosed. Therefore, flux phi, which is nothing but integration E bar dot ds bar is equal to charge Q, but Q is enclosed charge upon epsilon 0. ये आपने कर दिया prove. This is how you can prove Gauss law. Now that clear? Yes, no, yes. Good. So this is the first topic of 12th electrostatics. 11th के electrostatics में इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हमने देखा था, वो हम आगे वापस करेंगे, but for the time being we do not need that concept.
जब लगेगा तब रिवाइज करेंगे। तो नाउ द रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ 12th स्टार्ट फ्रॉम हियर, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स मैं थोड़ा सा स्पीड भी कम करूंगा, एंड wherever required I will also note down little bit of theory. तो पहला एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो भी बुक है आपका टेक्स्ट बुक, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस आई थिंक, ओके, शेल और हॉलो स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell और hollow sphere। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, because they are asking you electric field intensity, मतलब electric field intensity find करो due to a uniformly charged। What do you mean by uniformly charged? Charge is distributed evenly, हर जगह पे same amount of charge होगा। और किस पे है चार्ज? Spherical shell। Shell is a very important word। Shell मतलब अंदर से पोकल, hollow, like a plastic ball filled with nothing inside। तो हमारे पास जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और बाद में हम लिखने का काम करेंगे। तो लिखेंगे कैसे बताना चाहता हूँ। क्या कंसीडर करना है? स्फेरिकल शेल। तो आप स्टार्ट यहाँ से करना। कंसीडर व्हाट? कंसीडर अ स्फेरिकल शेल, कंसीडर अ चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एंड रिमेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, ये नहीं समझा तो गए, पूरा टॉपिक गया। जो कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जिसपे चार्ज है, और चार्ज कहाँ पे है इस केस में? सरफेस पे, अंदर कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? बोला ही है, क्या बोला है? हॉलो स्फीयर है। जब अंदर कुछ मटेरियल नहीं है तो अंदर चार्ज होगा क्या? तो ऑल द चार्ज ऑन द सरफेस। नंबर 2, जो भी कंडक्टर है उसके रेडियस को हम हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ये जनरल नोटेशन है। तो कंडक्टर का रेडियस will be denoted always by capital R. Then there is a point here, कहीं भी ले लो, आपकी इच्छा, आप चाहो तो यहाँ ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ ले सकते हो, doesn't matter, take it somewhere, anywhere you want you can take। यहाँ पे एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द कंडक्टर से है स्मॉल r। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस कंडक्टर। तो 11th में और 12th में डिफरेंस क्या है? 11th में ये था कि आपके पास चार्ज पूरा का पूरा था एक सिंगल पॉइंट में, तो वहां पे कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है 1/4π/0 हमको पता है डिस्टेंस हम डायरेक्टली चार्ज से ही मेजर करने वाले हैं। तो 11th में हम एक्सटेंडेड चार्जेस की बात ही नहीं करते, मतलब बेसिकली 11th स्टैंडर्ड इज जस्ट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि नॉर्मली रियल लाइफ में चार्जेस सिंगल पॉइंट में होते नहीं है। रियल लाइफ ले लो, देयर आर सो मेनी वायर्स हियर, तो वायर के सिंगल पॉइंट है क्या? तो पूरे वायर पे चार्ज होगा। यू कैन हैव अ स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज है, यू कैन हैव अ पेपर लाइक दिस, इसके ऊपर चार्ज रखा है। यू कैन हैव डिफरेंट शेप्स, मे बी यू विल हैव अ क्यूब, पूरे के पूरे क्यूब में, मे बी यू हैव अ क्यूब, उस पूरे के पूरे क्यूब में चार्ज है, राइट? तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज अनलाइकली कि आपके पास पॉइंट चार्ज होगा। तो रियल लाइफ में होता है एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्ज मतलब ऐसा चार्जेस ऑन अ सरफेस, राइट? देन गॉस लॉ अप्लाई करने के कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या था? मैंने क्या बोला था? एनक्लोज, मतलब चार्ज को क्या करना पड़ेगा? एनक्लोज, मतलब चार्ज को कंप्लीटली क्लोज करना पड़ेगा। मुझे चार्ज को कंप्लीटली क्लोज करना पड़ेगा, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, जिस शेप का कंडक्टर होगा उसी शेप का
इमेजिनरी सरफेस भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी एक सरफेस ड्रॉ किया, इमेजिनरी सरफेस। एंड बाय द वे ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ here, ये जो सरफेस है ये इमेजिनरी है और जो कंडक्टर है वो रियल है। ये जो इमेजिनरी सरफेस है इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस ने ये हमको थ्योरी बताया तो उसको नाम दे दिया गॉसियन सरफेस, राइट। तो रूल नंबर 1, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले चार्ज को एनक्लोज करो। एनक्लोज करने के लिए इमेजिनरी सरफेस हमको कंसीडर करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, ऐसा नहीं है कि हम ये शेप ले नहीं सकते, ले सकते हैं, बट यू कैन टेक एनी शेप, पर फिर मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको समझेगा कि व्हाई मैथ्स इज सो इजी इन दिस केस, नॉट इन दिस केस, इन द अपकमिंग केस। मैं चाहूँ तो मैं ये शेप रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट जब तक चार्ज कंप्लीटली एनक्लोज है तब तक। बट सिंपल बनाना है अगर, तो सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस शेप का कंडक्टर होगा, यहाँ पे क्या है कंडक्टर का शेप, स्फीयर, तो उसी शेप का गॉसियन सरफेस ले लेना। तो इमेजिन गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, और ये जो स्फीयर है, जो गॉसियन सरफेस है, इट शुड बी कॉन्सेंट्रिक। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक? सेम सेंटर, तो इट शुड बी कॉन्सेंट्रिक विद द कंडक्टर। तो जो इमेजिनरी सरफेस है इसको अभी भी हम नाम गॉसियन सरफेस ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे शेप क्या है, स्फीयर, तो इसको हम बोलते हैं गॉसियन स्फीयर। तो ये जो स्मॉल आर, ये जिस स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर, वो इमेजिनरी है, इट इज नॉट रियल, इट इज इमेजिनरी। अब हमारा टास्क क्या था, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम किसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, गॉस लॉ। तो स्टार्ट ही यहाँ से करो, फॉरगेट अबाउट हाउ नोट्स आर गिवन, वही है, सिर्फ थोड़ा सेंटेंस आगे पीछे है, बट लॉजिकली सोचो। हमको तो पता है ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, तो गॉस लॉ तो यूज करना ही पड़ेगा, तो गॉस लॉ यूज करना पड़ेगा, तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट से चालू कर दो फिर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total flux phi, which is also integration E bar dot ds bar is equal to charge enclosed upon epsilon 0। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक लेफ्ट हैंड साइड है E bar dot ds bar का इंटीग्रेशन, एक राइट हैंड साइड है चार्ज एनक्लोज अपॉन epsilon 0। मतलब करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड सॉल्व करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, हो गया काम। तो जनरल मेथड यही है, solve left hand side, solve right hand side, substitute both in equation number 1 and done। तो अब we will start with LHS, इंटीग्रेशन E bar dot ds bar से स्टार्ट करते हैं, राइट। आप E bar dot ds bar लिया है तो पहले ds तो लेना पड़ेगा ना, मतलब एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। हम स्मॉल एलिमेंट कहाँ लेते हैं, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां पे। हमको कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, P पॉइंट पे। तो हम P पॉइंट पे एक एलिमेंट ले लेंगे, स्मॉल एलिमेंट। और एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट गॉसियन सरफेस का ही है, मतलब ये गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है, रिमेंबर दिस। तो ये गॉसियन सरफेस का छोटा पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको इसको ऐसा ही रखना पड़ेगा। मैं तो बोला कि मेरी मर्जी, मैं इसको ऐसा रख दूंगा, नहीं चलेगा वैसा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट ds ये किसका पार्ट है, हाँ, तो गॉसियन सरफेस का पार्ट है, तो स्फीयर के शेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। यू कैनॉट कीप इट लाइक दिस। गॉसियन सरफेस इतना आपने बाहर दिखा दिया तो नहीं चलेगा ये, यू हैव टू कीप इट लाइक दिस ओनली, क्योंकि इट हैज टू बी पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस। अब अंदर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे, नहीं अवे। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई बार। और जो ds बार है, ये ds है, दिस इज ds। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ds, परपेंडिकुलर टू ds। तो इस ds को मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो हमारा काम इजी। देखो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू
जिस शेप का कंडक्टर हो उसी शेप का गॉसियन सरफेस, क्योंकि हर बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो एनओ कितना, 0। वेरी गुड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे ई डी एस कॉस थीटा, राइट। फिर बोलेंगे ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री है, ये भी स्फेरिकल वो भी स्फेरिकल, तो सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो ड्यू टू सिमेट्री you will write down, you will say due to symmetry of the problem। अभी लिखने का ऐसा लैंग्वेज होता है तो क्या करेंगे, you have to write down symmetry of the problem, E bar and DS bar are in same direction। सेम डायरेक्शन बोल दिया मतलब थीटा कितना आ गया, 0। Therefore left hand side will become integration E ds cos of 0। What is cos 0? 1, right? Again you must remember electric field generally depends on charge and distance का square। अब ये जो P पॉइंट था, ये P पॉइंट मैंने कहीं पे भी लिया होता, यहाँ भी ले सकता था, मैं यहाँ भी ले सकता था, आई कुड हैव टेकन इट ओवर हियर आल्सो। डिस्टेंस चेंज हुआ क्या सेंटर से, पी पॉइंट आप कहीं पे भी लो, डिस्टेंस आर रहेगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा, राइट। चार्ज चेंज हो गया नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट। तो जैसे ये पी पॉइंट आप जहां पे भी लो, सिंस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज सेम एंड चार्ज इज आल्सो सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का जगह कहाँ होता है, इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन के बाहर, तो यह आ गया ई इंटीग्रेशन डीएस। अब जैसे मैंने एक एलिमेंट, ये जो सरफेस है, जैसे एक यहाँ पे लिया, बाकी जगह पे भी लूंगा, आई विल टेक इट हियर आल्सो, आई विल टेक इट हियर आल्सो। तो ये सारे के सारे एलिमेंट को मैं ऐड करते जाऊंगा। मैंने क्या किया, एक स्फीयर था, गॉसियन स्फीयर था, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, फिर मैंने बोला कि पूरा गॉसियन स्फीयर ऐसे छोटे छोटे पार्ट से बना है, राइट। हर एक पार्ट का एरिया कितना, ds। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन करना मतलब क्या, ऐड करना। तो फिर मुझे ds प्लस ds प्लस ds करके क्या मिलेगा, टोटल सरफेस। किसका सरफेस, गॉसियन, राइट। तो इंटीग्रेशन ds विल बी, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो इंटीग्रेशन में हमारे पास ds आया, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा, स्मॉल आर। ये गड़बड़ नंबर दूसरा, सरफेस पे इंटीग्रेशन, किसके सरफेस पे इंटीग्रेशन, कंडक्टर की क्या, नहीं तो किसके, हाँ तो उसका रेडियस क्या था, आर स्क्वायर। ये भूलना मत, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब रह गया राइट हैंड साइड, और इसके लिए दैट इज द रीजन कि मुझे ये सब बताना पड़ता है पहले। ये चार्ज डेंसिटी, अब मुझे बताओ, हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें हॉलो स्फीयर है, तो चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे है, तो कौन सा डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अभी अभी आपने देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, राइट। तो देयरफॉर चार्ज इज सिग्मा इनटू एरिया, और एरिया किस पे है, चार्ज किस पे है, वेयर वाज चार्ज, कहाँ गया वो डायग्राम, ओके सॉरी मैंने पीछे लिख दिया, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस फ्रॉम हियर एंड आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, but sigma is charge upon area, therefore charge is sigma into area। चार्ज किस पे था, अंदर के स्फीयर पे, तो एरिया किसका, व्हाट इज एरिया ऑफ दैट स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। बट यही चार्ज, तो चार्ज एनक्लोज है ना, इतना ही चार्ज है और तो कोई चार्ज है नहीं, तो ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में।
put equation number 2 and 3 in equation number 1. Is this clear? Yes. तो substitute करो. What you will get is ये इक्वेशन 2 ने हमको क्या दिया, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार. ये इक्वेशन नंबर 1 का क्या था, लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूंगा, अरे ऐसा था ना, ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0. बट व्हाट इज ई बार डॉट डी एस बार, 4 pi r square. What is charge enclosed? 4 pi capital R square upon epsilon 0. 4 pi cancel. तो E कितना आया, सिग्मा r square upon epsilon 0 small r square. ये मिल गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट अ पॉइंट P. ये पॉइंट P कहाँ था, आउटसाइड था, आउटसाइड द कंडक्टर. क्लियर यहाँ तक, राइट. तो सिर्फ करना क्या है, स्टार्ट करना है गॉस लॉ के स्टेटमेंट से, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ई बार डॉट डी एस बाई ए डी एस कॉस थीटा. फिर ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम एंगल इज 0, एंगल 0 तो कॉस 0 इज 1, तो आ गया ई डी एस. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस पे. यहाँ तो चार्ज भी कांस्टेंट, डिस्टेंस भी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट. तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर. तो इंटीग्रेशन डीएस किसका, इंटीग्रेशन गॉसियन सरफेस का. तो गॉसियन सरफेस क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर. बाय डेफिनेशन सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज इज सिग्मा इनटू एरिया. एरिया किसका, कंडक्टर का, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है. चार्ज किस पे था, कंडक्टर पे था. तो 4 पाई आर स्क्वायर. अब ये और ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व करो, तो यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर. देन दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, क्योंकि जो पॉइंट था P पॉइंट वो कंडक्टर के बाहर था. तो दिस इज E आउटसाइड सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर. अब इसके दो स्पेशल केसेस भी बनते हैं. स्पेशल केसेस, स्पेशल केस नंबर 1, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर भी बोल सकते हो, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो इफ यू रिमेंबर हमने जो कंडक्टर लिया था, ये था आपके पास कंडक्टर जिसका रेडियस था कैपिटल R, राइट. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, इसी के सरफेस पे करना है. अगर बाहर होता तो मैं गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करता, कॉन्सेंट्रिक, लेकिन गॉसियन सरफेस ये होता बड़ा, राइट, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ था जहाँ फील्ड फाइंड करनी है, आउटसाइड. अब फील्ड कहाँ फाइंड करनी है, ऑन द सरफेस, इनसाइड नहीं, ऑन द सरफेस. अगर ऑन द सरफेस फाइंड करना है तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R. तो रिमेंबर इन दिस केस ऑन द सरफेस अगर आपको फाइंड करना है तो व्हाट यू विल डू इज स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R. तो इन दिस केस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, जनरल फॉर्मूला क्या आया, सिग्मा r square upon epsilon 0 small r square, but small r is equal to cancel and cancel. So this is equal to sigma upon epsilon 0. So electric field on the surface, electric field on the surface of conductor is sigma upon epsilon 0. Special case number 2, inside the conductor. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू द कंडक्टर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से पास नहीं होता, मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं है. और यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी बता के रखा है, क्या बता के रखा है, ऑल द चार्जेस ऑन द सरफेस, क्योंकि ये हॉलो था, मतलब अंदर तो कुछ वैसे भी नहीं था.
और जब मैं इनसाइड की बात करता हूँ, रिमेम्बर दिस इज कैपिटल आर, और पूरा का पूरा चार्ज किस पे है, इसके ऊपर है। अब मुझे फील्ड फाइंड करना है कहाँ पे, अंदर। तो अगर मुझे फील्ड अंदर फाइंड करना है तो फिर मैं गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करूंगा, गॉसियन स्फीयर जो ड्रॉ करूंगा, वो इसके अंदर होगा, इसका रेडियस कम है, तो यू विल हैव दिस एज स्मॉल आर, राइट। तो इनसाइड द कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि आप कंडक्टर के अंदर हो, इनसाइड हो। अब जब इनसाइड चार्ज ही नहीं है, क्या चार्ज इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नहीं, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। तो यू विल से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, और लिख दो सिंपल, सिंस देयर इज no charge inside the conductor, no charge inside the conductor, all the charge lies on the surface। क्लियर यहाँ तक। तो अब अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।